बोन है इज ए एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन। तो याद रखिएगा ये क्या है, मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है। एमसीक्यूज, ठीक है डॉक्टर साहब। तो जो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन है उससे कौन सी बोन निकलती है, क्लेविकल निकलती है, ये याद रखिएगा। और कौन सी, फेशियल बोन्स। अच्छा, अब आपने ये याद रखनी है डॉक्टर साहब कि जिस बंदे को क्या होगा, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन का डिफेक्ट आ जाएगा, ठीक है डॉक्टर साहब, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन का डिफेक्ट आ जाएगा और मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन नॉर्मल रहेगी। तो अब आपने ये बात याद रखनी है, दिस कंडीशन इज नोन एज एकॉन्ड्रोप्लेजिया। ये भी आपका एमसीक्यूज है कि एकॉन्ड्रोप्लेजिया में किस ऑसिफिकेशन का डिफेक्ट आता है डॉक्टर साहब, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन का आता है, ये याद रखनी है बात। और इसमें क्या होगा डॉक्टर साहब, अगर आपने वो बुगी रेसलिंग में देखा होगा जो ग्रीन कपड़ों में आता है, उसका जो सर होता है वो टोटली फाइन होता है, ठीक है, लेकिन जो उसके ये लिम्स हैं, ये बाजू छोटे हैं, और ये जो इसका नीचे वाला धड़ है ये भी क्या है, छोटा है, और टांगे भी छोटी हैं। समझ आइए कि नहीं आई ये बात डॉक्टर साहब। तो ये जो इसका सर होगा ये सही होगा, उसकी जो बोन्स होंगी, ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला सारा तकरीबन जो धड़ होगा वो क्या होगा, उसकी बोन्स वेल डेवलप नहीं होंगी। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। और ये किस चीज का एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन का डिफेक्ट किस में आ जाता है, एकॉन्ड्रोप्लेजिया में आ जाता है, ये याद रखनी है बात। तो एकॉन्ड्रोप्लेजिया इज ड्यू टू अ डिफेक्ट इन ए एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन, ठीक है डॉक्टर साहब। अब नीचे आए, यहां से एमसीक्यूज निकालते हैं। एकॉन्ड्रोप्लेजिया, एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन, और क्लेविकल कहां से निकलती है, मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से निकलती है। अब हम बात करते हैं जी सेल बायोलॉजी की। अगर आप सेल बायोलॉजी की बात करें डॉक्टर साहब, तो उसमें हमारे पास जो सेल्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक, ऑस्टियोक्लास्टिक। अब जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होंगे वो कौन से होंगे, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट। होंगे। और जो डीमिनरलाइजेशन करेंगे या रिजॉर्प्शन करेंगे वो कौन से हैं, दैट आर ए ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। अब अगर आप ये देखें डॉक्टर साहब कि जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं दे नीड ए अल्कलाइन एनवायरनमेंट, ठीक है जी, फॉर देयर प्रॉपर वर्किंग। तो ये देखें ये कोलेजन को सिक्रीट करते हैं, मिनरलाइजेशन करते हैं इन ए अल्कलाइन एनवायरनमेंट विया एएलपी। अब आपका डबल ए का एमसीक्यूज है कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कैन बी मेजर्ड थ्रू एएलडी, एएलपी, एएसटी। हाँ जी, तो क्या होगा, एएलपी। एएलपी, ये याद रखनी है बात, ठीक है डॉक्टर साहब। तो जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है वो किसके थ्रू मेजर की जाती है, एएलपी के थ्रू मेजर की जाती है, ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, अब अगर देखा जाए जो ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स हैं, अब क्या होता है, ये डिसॉल्व करते हैं एंड दे नीड ए, हाँ, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को सेक्रीट करते हैं और कोलेजिनेज को, और ये क्या करते हैं, बोन की रिजॉर्प्शन करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं ये कहूं अल्कलाइन मीडियम के लिए, अल्कलाइन मीडियम में कौन से सेल बेस्ट वर्क करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। और कौन से एसिडिक एनवायरनमेंट में करेंगे, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट। बस। अब डॉक्टर साहब आगे एक डिजीज आएगी जो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, और उसके अंदर होगा क्या कि जो ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स होंगे वो क्या नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट एबल टू सेक्रीट ए हाइड्रोजन, दे आर नॉट एबल टू मेक ए एसिडिक एनवायरनमेंट इन विच दे कैन डू द बोन रिजॉर्प्शन। अब याद रखिएगा डॉक्टर साहब कि अगर ये बोन है ना, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे ये हड्डी है किसी की, ठीक है जी। अब आप मुझे बताएं ये बोन जो बना रहे हैं वो कौन से हैं, ब्लास्ट हैं, और जो यहाँ से रिजॉर्प्शन कर रहे हैं वो कौन से हैं, लास्ट। क्लास सेल हैं। अब याद रखिएगा हमारे जहन में क्या बात होती है कि फॉर गुड फॉर्मेशन ऑफ बोन वी नीड ए एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्टिक सेल, बट दिस इज नॉट ट्रू। if you have to make a proper bone, you need a balance between osteoblastic activity and osteoclastic activity. ये बात याद रखिएगा।
फॉर ए बैलेंस बोन, फॉर ए गुड बोन कि वो डेवलप हो सके, तो उसमें क्या चाहिए आपको? अ बैलेंस बिटवीन, हाँ जी, ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। अब आप ये देखें डॉक्टर साहब कि अगर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाए, अब इस जगह पर क्या ज्यादा डिपॉजिट होंगे मुझे बताएं? मिनरल्स, कैल्शियम वगैरह। और ये क्या कर देंगे डॉक्टर साहब कि ये ज्यादा डिपॉजिट होकर यहां से जितने भी, एक तो जहां से नर्व्स गुजर रही हैं, आर्टरीज गुजर रही हैं, या जो स्टेम सेल्स हैं, उन सबको डैमेज कर देंगे, और जो बोन बनेगी वो प्रॉपरली मिनरलाइजेशन नहीं हो पाएगी उसकी, और वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ये बात याद रखिएगा। सो यू नीड ए बैलेंस एक्टिविटी बिटवीन ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ये बात याद रखनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब कहता है डॉक्टर साहब के जो रैंक एल रिसेप्टर्स होते हैं वो किस पे होते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट पे होते हैं। और रैंक रिसेप्टर किस पे होते हैं? जल्दी बताओ। ऑस्टियोक्लास्ट Osteoclast. के ऊपर होते हैं। तो ये देखो जरा क्या कहता है ये, ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स रैंक एल रिसेप्टर, और ये रैंक रिसेप्टर ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और ये क्या आगे करती है? जाके बोन रिजॉर्प्शन करती है। अब अगर मैं ये कहूं ऑस्टियाइटिस इम्परफेक्टा, जिसमें क्या हो जाता है? बोन टूट जाती है, उसमें डेब्रिस और मैक्रोफेजिस आ जाते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल आ जाते हैं। वो क्यों होते हैं? दैट इज ड्यू टू द हाइपर पैराथायराइडिज्म। और जो पैराथायराइड हार्मोन है वो क्या करता है मुझे बताएं? ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर Increase देता है, करता रैंक है. एल रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है, और वो इन रैंक रिसेप्टर के साथ मिलकर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? ज्यादा कर देते हैं। और वो क्या कर देती है? बोन को तोड़ना शुरू कर देती है। तो जो हाइपर पैराथायराइडिज्म है दैट लीड टू व्हाट? डीमिनरलाइजेशन ऑफ ए बोन, और उसमें से डीमिनरलाइजेशन होगी और जो बोन्स होंगी वो टूटना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपने बात याद रखनी है। ये देख लें, वही बात आ गई है। एट लो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, तो इसका एनाबॉलिक इफेक्ट है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई डॉक्टर साहब? तो अब लो लेवल पे क्या करेगा ये कि ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा कि ये इन रैंक एल रिसेप्टर को एक्टिवेट करके रैंक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को वो मेंटेन करेगा, ताकि गुड फॉर्मेशन ऑफ बोन हो सके। लेकिन अब क्या हुआ कि ये हाइपर पैराथायराइडिज्म हो गया है। तो अब क्या होगा डॉक्टर साहब? दैट विल लीड टू ए कैटाबॉलिक इफेक्ट, एंड दिस इज नोन एज ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ठीक है डॉक्टर साहब? तो इसमें क्या होता है कि बोन जो है वो टूटना शुरू हो जाती है, उसमें मैक्रोफेजिस की कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल डैमेज हो जाते हैं। सो वी विल स्टडी दिस इन एंडो, यू डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है डॉक्टर साहब? तो एट low level anabolic, at higher level catabolic, and condition Catabolic. is known as osteitis fibrosa Cystica. cystica। अब याद रखिएगा जो एस्ट्रोजन है, अब विद द एज क्या होता है? फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, एंड दिस एस्ट्रोजन इज गुड फॉर द ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है जो एस्ट्रोजन है किसकी एपोप्टोसिस को? ऑस्टियोब्लास्ट सेल की एपोप्टोसिस को। Trophoblast. तो अब क्या होगा? जो ही एज रिलेटेड एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, तो जो ऑस्टियोब्लास्टिक सेल हैं उनकी एपोप्टोसिस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी? और उस वजह से क्या हो जाता है? बोन रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब? तो ये बात याद रखनी है कि जब विद द एज, फीमेल में क्यों कहते हैं मोर देन 45 की विटामिन डी देना चाहिए? वो इसी वजह से कि एस्ट्रोजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी? और जब ये कम होना शुरू हो जाएगा, सो जहरी बात है कि दैट लीड टू ए ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये था जनाब आपकी जितनी भी एक्सप्लेनेशंस मैंने देनी थी आपको, होपफुली आप सबको ये बात समझ आ गई होगी। इज देयर एनी इशू फ्रॉम दीज टू पेजेस? यू कैन लेट मी नो। हाँ जी डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब। ठीक हो गया। तो ये जनाब एक इंट्रोडक्शन था
अब हम चलते हैं सीधा सीधा ये आ गया जनाब, ठीक है जी। फिर ऑस्टियोपेट्रोसिस अब शुरू हो जाएगी कहानी। अच्छा डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आज मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको रफ़ी भी करवा दूंगा और फर्स्ट एड भी करवा दूंगा, ठीक है डॉक्टर साहब। तो इंशाल्लाह वी विल स्टडी दीज ऑल, सो स्टे कनेक्टेड विद मी, एट द एंड यू विल लर्न अ लॉट, ठीक है डॉक्टर साहब। तो मेरी ये कोशिश होगी कि टॉपिक आपको फर्स्ट एड से भी करवा दूं और रफ़ी से भी करवा के जान छुड़वा दूं आपकी, ठीक है डॉक्टर साहब। लर्निंग होगी। अच्छा आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, किन सेल्स को अल्कलाइन मीडियम चाहिए, जल्दी बताओ। Osteoblast. ऑस्टियोब्लास्ट को, किसको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, Osteoclast. ऑस्टियोब्लास्ट। और कौन से ऐसे सेल्स हैं जो मेजर करते हैं वेया एएलपी एक्टिविटी, Osteoblast. ऑस्टियोब्लास्ट, वेरी गुड। achondroplasia is due to Endochondral. एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन डिफेक्ट, वेरी गुड। और जो आपके क्लेविकल है वो किस ऑसिफिकेशन के थ्रू बनती है, Membranous. मेम्ब्रेनस से बनती है, ठीक है डॉक्टर साहब। तो ये सारे के सारे वन लाइनर एमसीक्यूज हैं आपकी, गुड, वेरी नाइस। अच्छा अब आप देखें achondroplasia, फेलियर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बोन ग्रोथ, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, शॉर्ट लिम्स, कितना आसान हो गया है। मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन इज नॉट अफेक्टेड, लार्ज हेड रिलेटिव टू द लिम्स, वही मैंने आपको बता दी है बात, और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एक्चुअली इनहिबिट्स द कॉन्ड्रोसाइट प्रोलिफरेशन। तो अब ये याद रखिएगा, ये जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या कर देते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स की प्रोलिफरेशन को Proliferation. इनहिबिट कर देते हैं। तो जाहिर बात है, अब कॉन्ड्रोसाइट की प्रोलिफरेशन ही नहीं होगी तो वो कार्टिलेज में कन्वर्ट नहीं होंगे, कार्टिलेज में कन्वर्ट नहीं होंगे तो बोन नहीं बनेगी आगे, ठीक है डॉक्टर साहब। तो ये सारी वही चीजें आ गई हैं। एंड एसोसिएटेड विद ए इंक्रीज पैटर्नल एज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शॉर्ट लिम्ब डवार्फिज्म। अब याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि शॉर्ट लिम्ब डवार्फिज्म तो ये क्या आपका Achondroplasia. achondroplasia, और अगर achondroplasia पूछ रहे तो ये क्या आपका ड्यू टू एंडोकॉन्ड्रियल Endochondral ossification. और ठीक है जी। तो इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स नहीं बनते। ये था जनाब आपका achondroplasia, ये खत्म हो गया जी। अब अगला टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ जी, दो वजह बता दें जी, अभी पढ़ के आए हैं, ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होगी, जल्दी बताएं। एस्ट्रोजन की, वेरी गुड वेरी गुड, एस्ट्रोजन की वजह से और Estrogen की वजह से. हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से, Parathyroidism. वेरी गुड। तो ये जरा पढ़ते जाएं क्या कहता है कि अब याद रखिएगा, कॉर्टिकल बोन लूज मैसेज डिस्पाइट नॉर्मल मिनरलाइजेशन। अब याद रखिएगा डॉक्टर साहब, जिस तरह एस्ट्रोजन कम हो गई है तो क्या उसमें मिनरल की कमी है खातून में, फीमेल में नहीं, सिर्फ क्या है कि ऑस्टियोब्लास्टिक सेल की एपोप्टोसिस हो जाती है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई है। तो अब याद रखिएगा इसमें बोन मैस कम हो जाता है। अब अगर मैं कहूं आरबीसीज का मैस कम हो गया तो एनीमिया है, और अगर मैं कह दूं कि बोन का मैस कम हो गया तो Osteoporosis. ऑस्टियोपोरोसिस है, ये याद रखिएगा। अब कहता है कि इंक्रीज, कोई भी वजह हो जिस वजह से ऑस्टियोक्लास्टिक नंबर ज्यादा हो जाए, एक्टिविटी ज्यादा हो जाए, तो एस्ट्रोजन कम होने की वजह से ओल्ड एज, सिगरेट स्मोकिंग, ये सारा क्या करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। सेकेंडरी क्यों होगा, हाइपरपैराथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, मल्टीपल माइलोमा, ये सारे आगे लिखे हुए, एंटीकोएगुलेंट, स्टेरॉइड, ये सारी इनकी कॉजेज हो जाती हैं। अच्छा अब क्या करते हैं हम, डायग्नोज कैसे करते हैं, डायग्नोज हम करते हैं थ्रू ए डेक्सा टेस्ट, ठीक है जी। डेक्सा टेस्ट करते हैं और विद ए टी स्कोर। अब याद रखिएगा डॉक्टर साहब कि जो आपका टी स्कोर होता है, टी स्कोर वो नॉर्मली कितना होना चाहिए, -1 तक होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये टी स्कोर आपका लेस देन -2.5 है तो ये क्या आपका, दैट इज द डायग्नोस्टिक ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है डॉक्टर साहब। तो ये याद रखनी है कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कितना माइनस चाहिए आपको, 2.5. लेस देन 2.5. 2.5 टी स्कोर। तो डेक्सा टेस्ट ये याद रखिएगा। तो ये क्या है, दैट डायग्नोस्टिक ऑफ
ऑस्टियोपोरोसिस, ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे क्या होता है, हम इसको रेगुलर एक्सरसाइजेस कहते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम के ट्रीटमेंट देते हैं, बिस्फॉस्फोनेट देते हैं, टेरिप्राटाइड देते हैं, ठीक है जी, और प्लस हम रोमोसोजुमैब देते हैं, ठीक है जी, रोमोसोजुमैब। और दूसरी क्या चीज देते हैं हम, डिनोसोमैब देते हैं, ठीक है जी। तो अब अगर आपसे ये पूछ रहे डॉक्टर साहब कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट रैंक एल रिसेप्टर, अब आप मुझे बताएं जो रैंक एल रिसेप्टर है ये किसको इनहिबिट कर रहा है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के ऊपर जो रैंक एल रिसेप्टर है, ताकि किस चीज की एक्टिविटी कम हो जाए, मुझे बताएं, रैंक की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाए। और ये रैंक रिसेप्टर किसके ऊपर प्रेजेंट है, ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर। मेरी Osteoclast. बात समझ आई है कि नहीं आई है? तो अब याद रखिए, अगर आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट रैंक एल रिसेप्टर, तो वो क्या आपका डिनोसोमैब है, ये याद रखिएगा। तो डिनोसोमैब जो है आप यूज करते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो ये था जनाब आपका। अच्छा, अब बताते जाएं जी, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या क्या होगा, जल्दी बताओ, पहला डिफाइन करो। Decrease bone mass. Decrease bony mass, good, in spite of normal minerals. प्राइमरी कॉजेज क्या होंगी इसकी, Decrease estrogen and increase parathyroid. Since estrogen. बस यहाँ एस्ट्रोजन कम हो जाए, स्मोकिंग हो जाए, ठीक है जी, ये सारे आ जाती हैं। सेकेंडरी में हाइपर पैराथायराइडिज्म, मल्टीपल माइलोमा, ठीक है जी, ड्रग्स आ जाती हैं, बहुत से हैं। डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे, DEXA less than डेक्सा 2.5. टी स्कोर लेस देन 2.5, वेरी गुड। और जो आपका इसमें कौन सी ऐसी ड्रग देते हैं जो एंटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट रैंक एल रिसेप्टर, Denosumab. डिनोसोमैब देते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये आपने सारी बातें याद रखनी है। तो ये था जनाब आपका शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म, शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म, Achondroplasia. एकोंड्रोप्लेजिया, ये याद रखना है, ठीक है जी, एकोंड्रोप्लेजिया ड्वार्फिज्म। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, मैंने आपको क्या चीज बताई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल नीड एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर प्रॉपर वर्किंग, जल्दी बताएं जी। Osteoblast. सुभान अल्लाह, Class. ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ये याद Osteoclast. रखिए, Osteoclast activity, sorry. ऑस्टियोक्लास्ट सेल। अब देखें एसिडिक सी आ रहा है, राइट, तो कौन सा होगा, ऑस्टियोब्लास्ट होगा या सी वाला होगा, ऑस्टियोक्लास्ट होगा, सी osteoclast. वाला, याद रखिएगा। एसिडिक और ऑस्टियोक्लास्टिक, ठीक है जी डॉक्टर साहब। अब जरा पढ़ो क्या कहता है ये basic environment in B से blast, osteoblast. जी। सर B से basic environment कर रहे हैं ना, in B से osteoblast. जी जी जी, अल्कलाइन जो होगा, अल्कलाइन वो ऑस्टियोब्लास्ट होगा, और जो एसिडिक होगा सी आ गया है। बस एक याद करें, अगला आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, अब देखिए ये क्या कहता है कि फेलियर ऑफ नॉर्मल बोन रिजॉर्प्शन ड्यू टू डिफेक्टिव ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, और बोन क्या हो जाएगी, थिकेंड हो जाएगी, dense bones हो जाएंगी, and prone to fracture, and this is mutation which impaired the ability to osteoclast to generate a acidic environment which is necessary for a bone resorption. अब समझ आइए कि नहीं ये बात की डॉक्टर साहब। तो ओवर ग्रोथ ऑफ कार्टिकल बोन marrow fill the marrow space and that lead to a pancytopenia, और फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपाइसिस होना शुरू हो जाएगी, यानी स्प्लीन और बाकी जगहों से, लिवर से एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपाइसिस होगी। इसके अलावा क्या होगा कि जो क्रेनियल नर्व्स होंगी, अब जाहिर बात है डॉक्टर साहब ये कहां से निकलती हैं, उन फोरामेन से निकलती हैं, राइट। तो अब क्या होगा कि वहां पर डिपॉजिट होने की वजह से वो जो फोरामेन है वो उनका एरिया कम हो जाएगा या डायलेट हो जाएगा, बताएं। Thickening होगी. थिकनिंग हो जाएगी, और जब वो थिक होगा तो उस वजह से क्या होगा, जो क्रेनियल नर्व्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है डॉक्टर साहब, एंड दैट विल लीड टू द क्रेनियल नर्व्स डिसफंक्शन, ठीक है जी। और इसमें आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में आप ये करेंगे कि बोन मैरो
ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। ठीक है जी। जब आप ये ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो उसमें ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स जो है ना वो बनना शुरू हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, दे आर एबल टू सेक्रीट ए हाइड्रोजन, और वो एसिडिक एनवायरनमेंट बना देंगे। व्हेन दे आर एबल टू सेक्रीट ए हाइड्रोजन एंड मेक ए एसिडिक एनवायरनमेंट, so there will be a proper bone resorption, and there will be a balance between osteoblastic and osteoclastic activity.